Hello students, this is video number 3 of magnetic effects of current। और इसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने लगे हैं एक पॉइंट पे ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर बट ऑफ फाइनाइट लेंथ, नॉट इनफाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट लेंथ इसका स्पेशल केस में आ जाएगा, बट नाउ द लेंथ इज़ फाइनाइट। आप लोगों को बड़े अच्छे से याद होना चाहिए कि हम लोगों ने ये सेम क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था। तब हमने एक पॉइंट पे यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी एट ए डिस्टेंस सम डी। तब डी लिया होगा, अब ए ले रहा हूँ, दैट डजेंट मैटर, आप डी ले लेना यहाँ। और आज हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। वहाँ हमने हमारा चार्ज्ड कंडक्टर था, यहाँ चार्ज्ड कंडक्टर नहीं है, इट इज़ अ करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट यहाँ ले लेनी चाहिए आपने इस तरह से, आई राइट इट आई हेयर, ये लिख लेना आप। आपने इसको पीडीएफ से प्रिपेयर करना है सारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। हमें मालूम, हमने यहाँ पे एक करंट एलिमेंट ले लिया, ये एक एलिमेंट लिया। जिस तरह से हम पॉइंट चार्ज लिया करते थे उसी तरह से करंट एलिमेंट लेना है। ये करंट एलिमेंट के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आता है उसकी वैल्यू ये होती है, हमें बड़े अच्छे से मालूम है उसकी मैग्नीट्यूड की। वेक्टर फॉर्म में भी आपको लिखना आना चाहिए, तब आर क्यूब हो जाता है और डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर होता है, वही सेम रिजल्ट आता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें क्या देखने वाली हैं हमारी कि आर इज, हम एक ही टर्म्स में आंसर निकालेंगे, तो इसलिए आर इक्वल टू क्या लिखा है, बड़ी सिंपल है। ये देखो, ये जो चीज़ है ना, ये जो मैंने बॉक्स बनाया है यहाँ पे, ये चार चीज़ें सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ सब आंसर आ जाएगा अपने आप, अपने आप। वेरी सिंपल, बस ये देख लो, दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल ना। देखो देखो मैं बताता हूँ, आर इक्वल टू ए सेक थीटा, ठीक है। आर इक्वल टू ए सेक थीटा कैसे आएगा, आपको निकालना आना चाहिए। लगाओ ट्राइंगल, यहाँ ये ट्राइंगल है, इसमें लगाओ तो ए आर इक्वल टू ए सेक थीटा अपने आप आ जाएगा। ए सेक थीटा का मतलब होता है ए अपॉन कॉस थीटा, तो ए अपॉन कॉस थीटा को हमने ए सेक थीटा लिखा है। फिर एल इक्वल टू हमने लिख दिया क्या, ए टैन थीटा। ए टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा नहीं फाई है, सॉरी, ठीक है। एक दो चीज़ें ये। फिर तीसरी चीज़ हम क्या लिख रहे हैं, डी एल इक्वल टू, डी एल कैसे निकाला, इसकी डिफ्रेंसिएशन की, डी एल इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू फाई, तो डी एल अपॉन डी फाई भी लिख सकते हो, डी एल लिख सकते हो। तो डी फाई मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है, बड़ी बार किया है आपने ये सब। ए सेक स्क्वेयर फाई डी फाई। फिर थीटा इक्वल टू 90 माइनस फाई, क्योंकि थीटा की टर्म, थीटा हमने हर चीज़ को फाई की टर्म्स में लिख दिया है यहाँ पे, हर चीज़ को फाई की टर्म्स में लिख दिया है। इसलिए यहाँ पे देख रहे हो आप क्या आ गया, क्या देख रहे हो कि थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 90 माइनस फाई। देख लो, ये फाई है तो ये थीटा है, ठीक है। ये 90 है, 90 माइनस फाई, समझ आएगा आपको, ये ईजी है, ठीक है। ये सब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो अल्टीमेटली हम यहाँ पहुँचे तो सेक्स स्क्वेयर वगैरह सब कट गया, सेक्स स्क्वेयर फाई कट गया, एक ए भी कट गया, एक ए मैंने बाहर निकाल दिया। सिर्फ कॉस फाई डी फाई की इंटीग्रेशन करनी है। फिर हमारा ये जो एंगल है फाई वन मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है। फाई वन जो है वो नीचे वाला एंगल है, ये वाला गलत लिया मैंने। फाई वन यहाँ से लेना है, यहाँ से, हाँ चेंज करना है इसको प्लीज़। तो फाई वन आपने यहाँ से लेना है, ठीक है। तो फाई वन कौन सा एंगल है, कहाँ से मेजर किया जाता है, ये जो परपेंडिकुलर वाली लाइन होती है, ठीक है। ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किया, वहाँ के साथ कंपैरिजन करो, बिल्कुल सेम फाई वन फाई टू का कॉन्सेप्ट है जो हमने वहाँ सीखा है। तो फाई वन एक्चुअली कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसलिए इसको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। और फाई टू जो क्लॉकवाइज जा रहा है उसको हमने क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज जब एंगल, हमेशा एंगल किससे मेजर करना है, इस लाइन से। कौन से एंगल मेजर करने पड़ेंगे आप न्यूमेरिकल्स में भी, एक ऐसी लाइन जो ऊपर वाले पॉइंट से उस पॉइंट को ज्वाइन करती हो जिस पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, और एक नीचे वाली लाइन से। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कॉन्सेप्ट था। और ये दो एंगल हमने मेजर करने हैं, मतलब ये लाइन है, अगर ये मेरा पॉइंट है, अगर, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर मैंने क्या एंगल्स मेजर करने हैं, तो पहले ये लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, परपेंडिकुलर वाली। फिर एक ऊपर वाले पॉइंट से लाइन, एक नीचे वाले पॉइंट से लाइन। एक एंगल ऊपर वाला कैसे लेना है, क्लॉकवाइज, नीचे वाला कैसे लेना है, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए ये नेगेटिव लिया है, ठीक है। तो वो डेरिवेशन में नेगेटिव कंसिडर हो गया, न्यूमेरिकल में फिर दोबारा नहीं करना, ठीक है। तो अब ये हो गया, तो यहाँ से आपका रिजल्ट आ गया, बड़ा सिंपल रिजल्ट है। यहाँ पे आप एक चीज़ और नोट करने वाली क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन इससे कंपैरेटिवली डिफिकल्ट थी। क्यों थी, क्योंकि वहाँ पे हमारे को कंपोनेंट भी बनाने पड़ते थे। यहाँ पे आप बड़े अच्छे से देख सकते हो, पाम रूल यूज़ करके आप कहीं पे भी करंट एलिमेंट ले लो, ऊपर नीचे कहीं पे भी, और हर बार आपकी डायरेक्शन कैसी आएगी, इनटू द स्क्रीन, इनटू योर नोटबुक,
अवे फ्रॉम यू का मतलब हो गया अंदर की तरफ जा रहा है। तो अंदर की तरफ जाने का क्या, कैसे किया आपने, आपने अपने अपनी अपने थंब को अलाइन किया, किसके, राइट हैंड दिया पहले, 2-3 स्टेप्स सुन लो। पाम रूल आपको लास्ट टाइम भी मैंने समझाया, फिर से समझा रहा हूँ। अपने थंब को अलाइन कर लो करंट की डायरेक्शन में, अपनी फिंगर्स को किसकी तरफ ले आओ, जहाँ जिस पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। 3 स्टेप्स, पहला राइट हैंड यूज़ करो, ठीक है, दूसरा करंट की डायरेक्शन में थंब को अलाइन करो, और थर्ड क्या कि अपनी फिंगर्स को जब आप स्ट्रेच करोगे तो वो किसकी तरफ करोगे स्ट्रेच, ठीक है। आपके पास 2 ऑप्शंस होंगी, जब आप थंब को इसके साथ अलाइन करोगे, इसके साथ अलाइन करोगे तो आपका 2 ऑप्शंस होंगे, या तो इधर फिंगर्स इस तरफ आपकी पॉइंट करेंगी या तो इस तरफ करेंगी। तो आपने जिस तरफ का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है उस तरफ की आपने फिंगर्स को स्ट्रेच करना है, और आपने देखना है कि आपका जो पाम है वो कहाँ को धकेला जा रहा है। तो पाम जो है सीधा हाथ आपका, तो वो कहाँ को धकेला जा रहा है, अंदर की तरफ। तो इसलिए आपका ये डीबी अंदर की तरफ आ गया, और हर बार अंदर की तरफ आता है, इसलिए कोई कंपोनेंट वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसलिए इसका रिजल्ट बड़ा सिंपल है, जिसको आप याद रखोगे। फिर उसके बाद इसमें 1-2 चीज़ें और डिस्कस करनी थी आपके साथ, क्या कि अगर इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर हो तो क्या होगा। अगर इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर हो, बहुत लंबी वायर है, ध्यान देना, ठीक है, तो आपका पॉइंट यहाँ है, तो एंगल कितना बनेगा। देखो आप एक चीज़ नोट करो, अगर ये वायर, अगर इतनी वायर होती तो ये एंगल इतना बनता। अब वायर मैंने बड़ी कर दी थोड़ी, एंगल बड़ा हो गया, और बड़ी कर दी, एंगल और बड़ा हो गया, लेकिन ये इतनी बड़ी है कि ये एंगल इतना बड़ा हो जाएगा कि कितना आएगा, वो नियरली 90 डिग्री। तो इसलिए जब इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर हो तो φ1 और φ2 दोनों कितने होते हैं, 90 डिग्री, याद रख लो। तो φ1 और φ2 दोनों की वैल्यू जब 90 डिग्री डालोगे तो क्या होगा, देखो φ1 और φ2 दोनों की वैल्यू जब 90 डिग्री डालोगे तो sin 90 + sin 90 ये 2 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर के लिए, इंपॉर्टेंट है याद रखना, ये आ जाएगा। फिर एक और केस डिस्कस किया जाता है, वो PDF में आपको सब केसेस मिल जाएंगे, कि अगर आपकी वायर जो है वो एक साइड से ऐसे इन्फिनिटी है और ये पॉइंट आपका इधर ऊपर है, तो ये एंगल 0 हो गया, φ2 0 हो गया, और एक एंगल आपका 90 हो गया। तो एक 90 डाल देना, एक 0 डाल देना, तो उल्टी आपका आंसर ये आ जाएगा μ0I/4πa। सोच के देखो, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएंगे। ये स्पेशल केसेस थे इसके जो हमने डिस्कस कर लिए। फिर मैंने इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स लिए हैं, वो देखो ज़रा ध्यान से क्या हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल कह रहा है कि भाई इसमें आप φ1 φ2 की वैल्यू देखो क्या आएगी। डी तो वही है, बिल्कुल सही, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हम डी बोलते हैं, जिसको मैंने ए लिया हुआ है वहाँ पे। आप मतलब A = D, मतलब जो हमारे डेरिवेशन के अकॉर्डिंग A = D आ गया। φ1 = आ गया 60 डिग्री, सॉरी φ2 = आ गया 60 डिग्री। ये ऊपर वाला एंगल कैसे मेजर करना है आपने, एक एंगल जो ऊपर वाला मतलब ऊपर वाले पॉइंट के साथ जो लाइन ज्वाइन है उसके साथ जो एंगल मेजर करना है वो कैसे मेजर करना है आपने, हमेशा एंगल मेजर करना है आपने क्लॉकवाइज, और नीचे वाला एंगल आपने मेजर करना है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर ऐसा कर पाए आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक, अगर इसको कभी आपको क्या करना पड़ा, ये एंगल अगर कैसा दिखा आपको, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज दिखा तो नेगेटिव लेना है, ये वाला अगर क्लॉकवाइज दिखा तो नेगेटिव लेना है। मतलब ऊपर वाला हमेशा कैसा लेना है आपने, क्लॉकवाइज, और नीचे वाला क्या लेना है, एंटी क्लॉकवाइज। ख़त्म कर दो कहानी, बस इतना ही बोलो, कंफ्यूज नहीं होना। क्या, ऊपर वाला ले लो क्लॉकवाइज और नीचे वाला क्या लेना है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव आएंगे, ठीक है, हो गया। तो ये एंगल पता चल गए, φ2 = 60, φ2 = 60 डिग्री, और φ1 = 30 डिग्री। ख़त्म, आगे बढ़े। ये देखो, ये वाली एग्जांपल सेम हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में की हुई है, सेम। इसमें जो A की वैल्यू आएगी वो आएगी D cos 30 डिग्री, ठीक है, क्योंकि हमें ये लेना है, पॉइंट ये है हमारा जिस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। फिर हमने एंगल कहाँ से मेजर करने हैं, हमेशा यहाँ से, किस लाइन के साथ, ऊपर वाली लाइन के साथ, ठीक है। कैसे मेजर करना है, ऊपर वाली लाइन वाला एंगल क्लॉकवाइज, तो कितना आ गया, 60 डिग्री। तो φ2 = 60 डिग्री आ गया। φ1 वो भी आपको कैसा मेजर करना पड़ रहा है, क्लॉकवाइज, लेकिन लेना कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए क्या आएगा, -30, ठीक है। ये मैंने पहले भी समझाया। दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसको वो लंबे रास्ते से ऐसे उधर से चलो, ठीक है, तो फिर वो 330 आएगा, और 330 डिग्री = क्या हो जाता है, -30 डिग्री हो जाता है। 330 डिग्री यहाँ से अगर चलोगे, अगर आप चलोगे ही एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज ही चलोगे तो 330 डिग्री आपको कवर करने पड़ेंगे लंबा रास्ते से, ठीक है। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर ये लास्ट एग्जांपल है, ठीक है, इसको आप ट्राई करोगे खुद ही, क्योंकि वीडियो लंबी होगी, नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे इस प्रॉब्लम को। थैंक यू।